अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 3 खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले उमर यूब साहब का इस्तीफा है, नया सेक्रेटरी जनरल कौन बनने जा रहा है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब की माफ़ी हो गई है, और जनाब हसन रऊफ साहब का क्या बना वो सारे अहवाल बताऊंगा। और अली अमीन गंडापुर साहब का एक नया कारनामा है जो उन्होंने सर अंजाम दिया, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आज की पहली खबर पर। उमर अयूब साहब का इस्तीफा आ गया है। उमर अयूब साहब का जो इस्तीफा है, जो अंदर की खबर है, जो मरासी की खबर है, वो 3 वजूहात की बना पर उमर अयूब साहब का इस्तीफा है। पहला कि वो 21 जून को जो एहतजाज होना था उस पर कंप्लीटली, जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि पीटीआई के पास अब वो सपोर्ट नहीं है। वो समझ लें आप कि वो पावर नहीं है जो पहले होती थी 2014 वाली इस्टेब्लिशमेंट की खलाई मखलूक वाली पावर नहीं है। इस वजह से पीटीआई का कोई भी एहतजाज पंजाब में की हद तक कम से कम कामयाब नहीं है। और मरीम नवाज जिस तरह डिलीवर कर रही है पंजाब में, तो फिर तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, कोई फ्लॉप बचता ही नहीं है। और इनकी मेन लीडरशिप पंजाब में कोई नहीं है। तो इस वजह से एक फैक्टर ये था कि उनके ऊपर प्रेशर आया कि 21 जून को इतनी कंपेन की सोशल मीडिया पर, उस पर उमर अयूब साहब जो उनकी पार्टी है तकरीबन वो बिल्कुल फेल हो गई, वो एहतजाज को नहीं रिकॉर्ड करवा सकी। दूसरा, जब ये वीडियो वाला मामला आया तो उमर अयूब साहब और जनाब गौहर खान साहब ये मीडिया पे भी कहते रहे कि ये इमरान खान साहब ने वीडियो नहीं देखी होगी, सकूते ढाका वाली वीडियो, जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। और फिर इनकी एक जूम कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें मशवानी साहब और जबरान साहब जो इनको बकायदा कह के गए, जबरान साहब चले गए थोड़ी देर बाद ही, ये कह के कि मैं खान साहब के हुक्म के अलावा मैं किसी की बात नहीं मानता, ना मैं किसी को मानता हूँ, और ना मैं ये वीडियो डिलीट करूँगा। मशवानी साहब वहाँ पे रहे। मशवानी साहब को मरियूब साहब ने कहा आप बाहर बैठ के तो बड़ी बातें करते हैं, आप इधर आएँ पाकिस्तान में मुकाबला करें। तो ठीक है, आप जो मर्जी वीडियो अपलोड करें। बहरहाल उस पर खान साहब ने फिर बाद में अपनी मीडिया टीम को बड़ा सपोर्ट किया, टाइगर का उनको उनके बारे में बड़े अच्छे जो उनसे अल्फाज में उनको नोट भेजा कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो को डिलीट नहीं किया गया, वीडियो को बकायदा पिन कर दिया गया। और तीसरा जो प्रेशर उमर अयूब साहब के ऊपर आया, वो जो अभी 27-28 एमएनए लहदा हुए हैं, जो इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि जो इस वक्त पीटीआई की सीटों पे बैठे फ्रंट रो में, जैसे कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद भी कह रहे हैं, इन्होंने पार्टी मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की। उमर अयूब साहब अपने बाप के जनाजे पे भी आए, बकायदा सारी रसूमात अदा करते रहे, उनको गिरफ्तारी नहीं हुई। शिबली फराज भी 6 महीने गैप रहे, कंडेम करके आ गए, और उनको आपने सेनेट में आपने उनको अपोजिशन लीडर बना दिया। और फिर गौहर खान साहब ने भी सिर्फ वकालत ही की है, इसके अलावा वो कभी रेस्ट नहीं हुए। और शेर अफजल मरवत जैसे लोग, चलो शेर अफजल मरवत तो साइड पर है, लेकिन इन तमाम जो मेन स्ट्रीम जो इस वक्त फ्रंट पेज पे जो लीडरशिप बैठी है, इस पर उन्होंने कहा इनकी कोई कुर्बानियाँ नहीं है। इसलिए ये, क्योंकि ये मिले हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इनको बड़ा रिलीफ दिया जाता है, इनको पकड़ा नहीं जाता, इन्होंने जेलें नहीं काटी। तो बिल आखिर इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब को बाकायदा कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और ये सच्ची खबर, हकीकी खबर है कि इमरान खान साहब के कहने पर उससे इस्तीफ़ा लिया गया है, उमर अयूब साहब ने दिया नहीं है। और फिर बाद में कह दिया गया कि 22 जून को ये इस्तीफ़ा दिया और ये अब काबिल कबूल हो गया। ये उनका वर्जन है, लेकिन एक्चुअल खबर ये है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। क्या अब और इस्तीफे भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल। शिबली फराज जैसा भी है वो बंदा एक गैरत वाला पॉलिटिशियन है, जिस तरह उस पर भी लान तान हो रही है, मुझे लग रहा है उनका इस्तीफ़ा भी आ जाए। गौहर खान साहब को भी जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया वीडियो को और इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की है, उनको शटअप कॉल दी गई जेल से कि अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते तो आप चुप रहें। तो वो एक किस्म के वैसी साइड लाइन है, तो अनकरीब उनका इस्तीफ़ा भी आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त अलीमा खान बड़ी एक्टिव हैं, और वो जिस तरह सबको इमरान खान साहब की सब शिकायतें लगा रही हैं, इमरान खान साहब उस पर अमल कर रहे हैं, और इसी वजह से ये अब ये सारी जो सीटें हैं ये खतरे में हैं। अब नया जनरल सेक्रेटरी कौन होगा? मेरी इतलात के मुताबिक असद कैसर साहब, ये जो कि उस
जो फॉरवर्ड ब्लॉक नमा एक 28 MNA का एक प्रेशर ग्रुप बना है, उसकी परसू से, उनकी मदद से, उनके एडवाइस पर उनको कहा जाएगा कि उनको बना दें, ताकि असद कैसर को अकोमोडेट किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम पे लाया जाए। और आस्ता आस्ता जनाब गौहर खान साहब की भी छुट्टी कराई जाएगी। पंजाब में इस वक्त फवाद चौधरी साहब बड़े एक्टिव हैं, उनको पंजाब में एक लीडरशिप चाहिए। असलम इकबाल अंडरग्राउंड है, हमाद अजहर अंडरग्राउंड है, वो बाहर नहीं आ रहे, तो इनको पंजाब में इस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पंजाब में उनको लीडरशिप रिक्वायर्ड है। अब देखना ये है कि पंजाब में अगर पीटीआई ने सियासत करनी है तो वो किसको अब फ्रंट लाइन पे लेके आते हैं। पंजाब में स्पेस बहुत मौजूद है, लेकिन पंजाब में इनके पास वो सपोर्ट नहीं है, स्ट्रीट हेजिटेशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पीटीआई को नुकसान हो रहा है। आने वाले दिनों में पीटीआई के अंदर और भी बुछाड़ होगी। देखते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह साइड पे हुए हैं, क्या इन लोगों का हाल भी उस तरह ही होता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो खबरें आ रही हैं और इस्तीफे भी आएंगे। आज की जो दूसरी खबर है वो फैसल वाडा और जनाब मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनकी हियरिंग चल रही थी तौहीन अदालत के हवाले से, जो पगड़ियाँ उछालने वाली बातें हुई थी, और मुस्तफ़ा कमाल ने जिस तरह जजेस के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था, केसेस का हवाला दिया, उसमें उन्होंने सूद की भी बात की। मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो, और दोनों को गैर मशरूत उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया और कहा दोबारा आप इस तरह की बात नहीं करेंगे। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर आपने कोई बात करनी है तो आप पार्लियामेंट में कर लिया करें। मेरी जो नॉलेज है, कम अकली है, उसके मुताबिक पार्लियामेंट में भी आप जजेस के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें काबिल कबूल है, लेकिन जजेस के कंडक्ट पर आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। उसको भी आप अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई जजेस के कंडक्ट के ऊपर कोई मिसबिहेव करता है। तो मुस्तफ़ा इकबाल साहब और जनाब फैसल वाडा साहब, फैसल वाडा ने तो बड़ी कोशिश की थी कि वो इनकी पगड़ियाँ उछालेंगे और फुटबॉल बनाएंगे, लेकिन बिल आखिर उन्होंने सजदा रेज हो गए हैं। उन्होंने फुटेज आपने देखी होगी, बाहर निकलते ही सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सजदा किया, कि बिला मान ली है, तो वो बातें ही रही। वो तमाशा लगना था, वो लगा नहीं तमाशा, वो बातें ही नहीं। फैसल वाडा साहब हमेशा की तरह वो यू टर्न ले गए हैं, क्योंकि उनकी तरबियत इमरान खान साहब की पार्टी में हुई है। उनका आगाज इमरान खान साहब की पार्टी में हो, तो उनसे यही तो थी, मुकाबला नहीं कर सकते, उन ग्राउंड्स पे वो खड़े नहीं हो सके। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर मुझे प्रॉक्सी कहा गया तो मैंने उसके जवाब में ये किया जो भी किया। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप पहले अगर वो बात ना करते तो उधर से भी ये प्रॉक्सी वाली बात ना आती। मामला रफा दफा हुआ। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस हुई इस पूरी हेयरिंग में, जो मुझे लगी, हसन रऊफ साहब का अटार्नी जनरल साहब ने जिक्र किया कि जनाब आपके बारे में एक और पीटीआई के लीडर है जो फवाद हसन फवाद साहब के भाई हैं, पीटीआई में इस वक्त फोकल पर्सन बने हुए हैं, उन्होंने भी कुछ बड़े आपके डायरेक्ट आपकी ज़ात के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कुछ हल्का बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, आपने उस पर नोटिस नहीं दिया। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने रफा दफा कर दी बात कि जी जो मेरी ज़ात की बात है मैं उसको इग्नोर करता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथी जजेस पर या अदालत के ऊपर कोई बात करेगा तो मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो बहरहाल अभी भी चीफ जस्टिस फाइज ईसा भी पीटीआई के किसी भी वर्कर पर, पीटीआई के रहनुमा पर तौहीन अदालत लगाने के हक में नहीं है। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी और इसको वेल लेफ्ट कर दिया। ठीक है फाइज ईसा साहब, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप जिस मनसब पे बैठे हैं ये मनसब चीफ जस्टिस का है, ये चीफ जस्टिस की भी तौहीन है। अगर फाइज ईसा की तौहीन नहीं है तो लेकिन चीफ जस्टिस के मनसब की तौहीन है। आपको एक्शन लेना चाहिए था क्रॉस द बोर्ड। ये कानून सबके लिए बराबर है, एक मिसाल कायम करते कि ना अपोजिशन ना गवर्नमेंट, सबको हम उसी तरह देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से, जैसे हमने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को देखा। बहरहाल आपकी मर्जी है, ये अदालत आला का फैसला है, ये 3 रुकनी बेंच का फैसला है, उन्होंने नहीं एक्शन लिया। आज की जो तीसरी खबर है वो है जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने एक नया कारनामा सरंजाम दिया है। केपी की गवर्नमेंट ने एक जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट को कहा है कि वो जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई के हवाले से। अब ये बड़ा ही मजाक है पाकिस्तान की रियासत के साथ
کہ جو جوڈیشل کمیشن پشاور ہائی کورٹ پہلے تو بنا ہی نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے وفاق کے دائرہ اختیار میں، گورنمنٹ کہتی ہے، سپریم کورٹ کے ججز اس میں ہوتے ہیں، سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے، پھر اس میں فیڈرل ایجنسیز انوالو ہیں، آپ کی آئی بی انوالو ہے، جو پولیس انوالو ہے. اب پنجاب میں جتنے واقعات ہوئے ہیں اس کو پشاور ہائی کورٹ کا جج یا ریٹائرڈ جج کس طرح بلا سکتا ہے، انکوائری کیسے کال کر سکتا ہے، وزارت داخلہ کو کس طرح انگیج کر سکتا ہے. تو یہ تو گھر والی انکوائری ہوگی، گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہے گی. اور اگر وہ ساری فائنڈنگز پی ٹی آئی کے حق میں بھی دے دے کہ جی انہوں نے نہیں کیا، یہ شرپسند عدالت تھے، ٹی ٹی پی کے لوگ آئے تھے جو کرتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، علی مین اور اس جیسے اس مراد سے یہ تو ویسے ہی انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں. تو اس انکوائری کو مانے گا کون؟ کے پی کی حدود تک تو مان لی جائے گی، سپریم کورٹ اس انکوائری کو مانے گی، پاکستان کی جو اعلیٰ ادارے ہیں وہ مانیں گے، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ مانے گی، پنجاب گورنمنٹ مانے گی. تو یہ ایک عجیب سا انہوں نے ایک قسم کا سمجھ لے ایک غیر آئینی بحران پیدا کر دی کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے اس طرح نہیں ہوا. صوبے کبھی بھی جوڈیشل انکوائریاں جو نیشنل لیول کی ہیں وہ کال نہیں کرتے، لیکن علی مین گنڈا پور صاحب نے کر دیا. یہ ان کی روایت ہے کہ وہ ہمیشہ ان کانسٹیٹیوشنل کام ہی کرتے ہیں، جو ٹھیک ہے. علی مین گنڈا پور صاحب کام نہیں کر رہے، یہ فی الحال سیاست کے ساتھ اور آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہی کر رہے ہیں. تو ابھی ان کو اسی چیز پہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ کلین چٹ لے لیں اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ججوں سے انکوائریاں کروا کے، تو کلین چٹ لے کے بعد میں کہیں یہ دیکھے جی 9 مئی جو سا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو بے قصور بار ہیں. تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں. بہت شکریہ.